नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूपी टीईटी, जूनियर टीईटी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। ये प्रश्न इन परीक्षाओं में कई बार रिपीट होकर आए हैं, अतः ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8। चलिए देखते हैं कारक क्या है तथा इसके 8 भेद कौन कौन से हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं तथा कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। किसी भी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। दूसरा कर्म कारक, उसकी विभक्ति है को। तीसरा कर्ण कारक, इसकी विभक्ति है से और के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है को, के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसकी विभक्ति है से, अलगाव के लिए। छठवां है संबंध कारक, इसकी विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे। सातवां है अधिकरण कारक, में, पर विभक्ति है इसकी। और आठवां है संबोधन, हे, ओ, अरे। चलिए देखते हैं सबसे पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या कहलाता है? तो जो वाक्य में कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कारक। वाक्य में कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति ने होती है। जैसे एग्जाम्पल, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है रमन ने खाना खाया। अब देखते हैं हम कर्म कारक को। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति को होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गौरी ने राम को बुलाया, बच्चे ने माँ को बुलाया, ठीक है, या माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। अब हम देखते हैं कर्म कारक हो गया अपना। अब देखेंगे हम करण कारक। करण कारक की विभक्ति हमने आपको बताई थी क्या होती है? से, के द्वारा। करण कारक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साधन के लिए किया जाता है। वह साधन जिससे क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है। करण कारक का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं हम करण कारक का प्रयोग? साधन के लिए करते हैं। जैसे कि विनीता सारी जानकारी पुस्तकों से लेती है, तो इसमें साधन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। दूसरा एग्जाम्पल करण कारक का हम जैसे देखते हैं, पत्र को कलम से लिखा गया, तो इसमें किससे पत्र को लिखा गया? तो साधन क्या हो जाएगा? कलम। राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें बाण क्या हो जाएगा? साधन। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं,
तो इसमें भी साधन क्या हो जाएगा वाक्य में, खिलौने। इसी प्रकार हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। संप्रदान कारक का प्रयोग वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं हम कि श्याम ने राम को गाड़ी दी। तो देखो श्याम ने दिया कुछ, राम को दिया, क्या दी, राम को गाड़ी दी। तो यहाँ पर देना आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माँ मेरे लिए उपहार लाई। इसमें भी माँ ने अपने बच्चे को उपहार दिया है। तो संप्रदान कारक ऐसा कारक है जिसका प्रयोग हम आदान प्रदान के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से और इसका प्रयोग हम अलगाव के लिए करते हैं। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से होता है और करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन करण कारक में जिससे साधन के लिए प्रयोग होता है, अपादान का से अलगाव के लिए किया जाता है। ठीक है, जब अलगाव के लिए किया जाता है, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। दो वस्तुएं अलग हो जाएं जहाँ, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। कैसे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। जब पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो पत्ता पेड़ से बिल्कुल दूर हो जाता है, दोबारा पेड़ पर जाकर लगेगा तो नहीं, इसलिए यह बिल्कुल अलग हो गया। तो पेड़ से पत्ते गिरे, राम छत से गिरा, छत से ईंट नीचे गिरी, चूहा बिल से बाहर आया। देखिए ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने उससे अलग होते जा रही हैं, इसलिए यहाँ अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और करण कारक में क्या होता है, करण कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाकू से फल काटा गया। ठीक है, चाकू से फल का काटना, या सेब को चाकू से काटा गया। ठीक है, या पत्र को कलम से लिखा गया। तो इसमें जिससे विभक्ति यूज होती है वो साधन के लिए होती है, और अपादान में जो से विभक्ति यूज होती है वो अलगाव के लिए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से दूर करने के लिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे होती है। जैसा कि हमें कारक के नाम से पता चल रहा है कि यह किन्हीं दो वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का भाई है, यह सीता की किताब है, राम भरत का भाई है। तो इनके बीच क्या है, संबंध है, एक रिश्ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, मैं, पर। इसमें क्या होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। किसका बोध हो, जब क्रिया के आधार का बोध, जब आधार का बोध होता है उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं, मेज पर पेन रखा है, राम छत पर बैठा है, राम कुर्सी पर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इन एग्जाम्पल के द्वारा हम अधिकरण कारक को समझते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें क्रिया के आधार का बोध हो उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 8वां संबोधन। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे
अरे राम इधर आओ, अरे बच्चों शोर मत करो। इसको हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। राम ट्रेन से आगरा गया। देखिए इस वाक्य में कौन सी विभक्ति आई है? से विभक्ति आई है। क्या आई है? से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और क्या है? साधन भी दिया हुआ है। किससे जा रहा है? ट्रेन से। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संबोधन कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पर क्या है? कौन सी विभक्ति यूज हुई है? को। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्म कारक होगा। क्या होगा इसमें? कर्म कारक होगा। कर्म कारक क्या होता? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़े। तो किसको भगाया गया? डाकुओं को भगाया गया, इसलिए यहाँ क्या होगा? कर्म कारक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। तो इसमें पर विभक्ति द्वार द्वार है और इसमें छुपा रहता है वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, यानी द्वार द्वार में या द्वार द्वार पर जाकर भीख मांगता है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसका सही आंसर होगा अपादान कारक, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। चूहा बिल से बाहर निकला। देखिए चूहा बिल से बिल्कुल अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। कर्म कारक का चिन्ह है। तो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक है। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो जब क्या होता है? अपादान कारक में दो वस्तुओं को अलग किया जाता है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9। छत से ईंट गिरी। देखिए छत से ईंट अलग हो रही, यहाँ भी अलगाव की स्थिति बन रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अपादान कारक ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। पेड़ से बंदर कूदा। वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इससे भी क्या हो रही? अलगाव की स्थिति आ रही है, इसलिए इसमें भी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाहनारूढ़, वाहन पर सवार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? आपको पता है कर्ता ने कर्म को, इससे होगा कर्म कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13। लड़का पेड़ से गिरा। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में फिर अलगाव की स्थिति आती है। क्या हो रहा है? लड़का पेड़ से गिरा। इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें कारक होगा दोस्तों अपादान
कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, बिल्ली छत से कूदी। देखिए बिल्ली छत से अलग हो गई है, दो वस्तुओं का यहाँ दो उसका अलगाव की स्थिति यहाँ भी बन रही है, तो यहाँ भी कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? प्रयुक्त होती है तो से किसकी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16, ऐसा कौन सा कारक है जो साधन के लिए प्रयुक्त होता है? साधन के लिए प्रयुक्त होने वाला कारक कौन सा है? तो साधन के लिए प्रयुक्त होने वाला कारक दोस्तों करण कारक कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 है, ऐसा कारक निम्न में से कौन सा है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है? तो क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ने वाले कारक को हम कर्म कारक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18, राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए रावण को किससे मारा गया है? बाण से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? साधन है, इसलिए से विभक्ति है और से विभक्ति के पहले साधन है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्ण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा में कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। प्रयुक्त वाक्य में कारक बताइए। माँ बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। के लिए विभक्ति किस कारक की है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ के लिए विभक्ति किसकी है? संप्रदान के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, वस्तुओं के आदान प्रदान करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए हमने जब कारक आपको 8 कारक बताए थे तो उस टाइम बताया था कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाला कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। या जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु की दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ कौन सा कारक होता है? तो देखिए दोस्तों यह भी हमने आपको परिभाषा में बताया था कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना या अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर कौन सा कारक होगा? वहाँ पर अपादान कारक होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है कौन सा कारक होता है? तो देखिए यह भी आपको बताया था कि वह कारक जिससे क्या होता है? क्रिया के आधार का बोध हो, आधार का बोध होने वाला कारक होता है, आधार का बोध कराने वाला कारक होता है अपना अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24, से के द्वारा किस कारक की विभक्ति है? तो आपको बताया गया था विभक्ति 8 कारक की विभक्ति बताई गई हैं। तो इसमें से और के द्वारा विभक्ति होती है कर्ण कारक की, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्ण कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 25, पत्र को कलम से लिखा गया है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पत्र को किससे लिखा गया है?
कलम से लिखा गया है। तो यहाँ कलम क्या है, एक साधन है, इसलिए यह कौन सा कारक होगा, यह करण कारक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करण कारक। देखिए दोस्तों, यह जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट होकर आए हैं। प्रश्न क्रमांक 26, वह रमेश का बेटा है। वाक्य में कौन सा कारक है। जहाँ क्या होता है, संबंध बताया जाता है, क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से हमें संबंध का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, यह सुनील की किताब है। यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है कि यह किसकी पुस्तक है, सुनील की पुस्तक है, इसलिए यहाँ भी दोस्तों संबंध कारक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 28, बंदर पेड़ पर बैठा है। वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें क्या होता है, बंदर पेड़ पर बैठा है में कारक होगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा कारक है इसमें, अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, राम ने गाय को पानी पिलाया। वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम ने किसको पानी पिलाया, गाय को पानी पिलाया। तो इसका सही आंसर होगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 30, रमन ने पत्र लिखा। वाक्य में कौन सा कारक है। तो रमन ने पत्र लिखा, इसमें कौन सी विभक्ति यूज हुई है, ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कर्ता ने। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पुराने प्रश्न पत्रों में रिपीट होकर आए हैं।